कहा जा सकता है कि यहाँ जो चुनाव लाके सपा ने, मेरे सहयोगी ने कहा है इस बात को, चाहे इंडिया गठबंधन की ओर मतदान किए हों या चाहे वो सत्ता पक्षियों की हों, कहीं ना कहीं से वो घातक करेगा। ब्राह्मण क्षत्रिय या जो तंत्र के महापर्व आज समाप्त हो गया। 7वें चरण का और अंतिम चरण का आज मतदान पूरा हो गया। हम बलिया, इस समय बलिया में हैं। बलिया से 2 बार सांसद रह चुके नीरज शेखर इस समय बीजेपी के कैंडिडेट हैं और सनातन पांडे सपा के कैंडिडेट हैं। लल्लन सिंह यादव बसपा के कैंडिडेट हैं। अब आज के बाद एग्जिट पोल शुरू हो जाएगा। बलिया में इस समय हम मौजूद हैं। बलिया का क्या एग्जिट पोल है ये हम अपने कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, धनंजय सिंह। धनंजय जी, चुनाव तो समाप्त हो गया, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, बलिया का जो चुनाव है बाकी प्रदेश में, बाकी देश के अन्य हिस्सों से यहाँ का बलिया का जो चुनाव है उसका एक अलग मिजाज है, अलग इतिहास है। और बलिया की जो राजनीति है फ़िलहाल जो इस समय जो देखने को मिला, 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ विकास का मुद्दा पीछे रह गया और पूरी तरह से जो पूर्वांचल खासकर बलिया जो है वो जातिगत आधार पे यहाँ चुनाव हुआ है। और यहाँ से जिस तरह से नीरज शेखर चुनाव में है, एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा नाम है, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का है, तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है वो यहाँ से ब्राह्मण कार्ड खेल करके और उस पूरे चुनाव को ब्राह्मण बनाम राजपूत ठाकुर के उस पर ले आकर के खड़ी कर दी थी। और ये पूरा जो चुनाव जो कैंपेन हुआ है उस पर देखा गया है कि पूरा चुनाव जो है वो ठाकुर बनाम ब्राह्मण है और कहीं यहाँ विकास के मुद्दे बहुत पीछे छूट चुके हैं। तो ब्राह्मण कार्ड खेल करके जो इंडिया अलायंस है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की सीट फंसा दी थी। और मौजूदा जो हालात है, हालांकि जो चुनाव के 1-2 दिन पहले जिस तरह से प्रदेश में और बलिया में खासकर जो समीकरण बदले और जिस तरह से नारद राय ने पार्टी छोड़ा, जिस तरह से राम इकबाल सिंह ने पार्टी छोड़ा, तो इसको कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा फ़ायदा दिख रहा है। और जो चुनाव जो काफ़ी मतलब नीरज शेखर चुनाव में पीछे चल रहे थे, लेकिन जब से नारद राय और राम इकबाल सिंह की जब पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए हैं तब से यहाँ का मिजाज जो है वो बदला सा नज़र आ रहा है और यहाँ की लड़ाई काफ़ी कांटे की है। हालांकि बीएसपी भी इस यहाँ चुनाव लड़ रही है, तो बीएसपी ने भी यहाँ जो यादव कार्ड खेला है उससे जो यहाँ की जो लड़ाई है वो काफ़ी त्रिकोणीय हो चुकी है। और जो ब्राह्मण जो बीएसपी ने जो यादव कार्ड खेला है उससे बीजेपी को यहाँ फ़ायदा होता दिख रहा है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि यहाँ चुनाव जो है काफ़ी कांटे भरा है और जो मुश्किल भरा रहा था नीरज शेखर के लिए वो थोड़ा आसान नज़र आ रहा है। जी, तो अब हम दूसरे एक पत्रकार से बात करेंगे। क्या नाम है? पंकज राय मेरा नाम है। पंकज जी, आपने पूरा चुनाव कवर किया है, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? अभी धनंजय जी ने जो बात कही उसमें से एक बात से मैं एग्री करता हूँ। विकास के सवाल पे बलिया में कभी चुनाव नहीं होता है, लेकिन उसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। बलिया में राष्ट्र के नाम पे मतदान होता रहा है। यही वजह है कि यहाँ से चंद्रशेखर जी 8 बार सांसद चुने गए। चंद्रशेखर जी के बारे में हमेशा से ये कहा गया कि वो कितना काम कराए नहीं कराए, लेकिन लगातार वो जीतते रहे 84 को छोड़कर। तो उतना बड़ा चेहरा अगर 8 बार चुनाव जीत रहा है तो ये इतिहास ये बताता है कि बलिया विकास के नाम पे वोट नहीं देता है। रही बात इस चुनाव की के अन्य मुद्दों की, तो दोनों प्रत्याशी कांटे के संघर्ष में हैं। ये साफ मतदाताओं के रुझान से दिख रहा है। हुआ है, इसका रिजल्ट तो 4 को पता चलेगा, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा और सपा लड़ रही हैं और उसमें त्रिकोण बना करके बसपा का कैंडिडेट अपने को इस लड़ाई में शामिल कर लिया है, इससे ये बताना कठिन है कि कौन जीतेगा। इसका परिणाम तो 4 को ही पता चलेगा। बसपा का क्या रोल रहा है? बसपा को आपके हिसाब से कितनी वोट मिल पा रहा है? और बसपा अगर नहीं जीतती है तो किसका वोट ही काट रही है? बसपा अगर, मुझे नहीं लगता है कि बसपा को उसका कैडर वोट नहीं मिल रहा है, जो बेस वोट है बसपा का। मुझे लगता है कि लल्लन सिंह यादव उसको पा रहे हैं, क्योंकि बसपा का वोट अभी तक
बलिया में जो चुनाव हुए हैं, पिछले चुनाव में भी बसपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, बहन मायावती जी हैं, वो जहाँ संदेश देती है उनका बेस वोट वहीं वोट करता है। इस बार तो हाथी चुनाव निशान भी है, तो मुझे नहीं लगता कि बसपा का वोट इधर उधर होगा। बाकी अगर यादव वोट कुछ भी हासिल कर सके, लल्लन यादव, तो चुनाव भले न जीते लेकिन किसी न किसी को वो डेंट कर सकते हैं। जाहिर है कि इससे डेंट पड़ेगा सपा को ही। और एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम इनसे जानेंगे। जी क्या नाम है? आसिफ जैदी नाम है मेरा। आसिफ जी, जो आज चुनाव हुए हैं, आपने बहुत मेहनत किया है, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीती? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, क्योंकि बलिया एक अलग मिजाज का शहर है और यहाँ वोटर्स में मैं हमेशा कहता चाहूँगा कि जागरूकता बहुत ज़्यादा है, मतलब पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता बहुत ज़्यादा है। और बलिया का इसलिए मिजाज अलग कह रहा हूँ कि अब तक जितने चुनाव हुए हैं पार्टी के नाम पे हुए हैं और कैंडिडेट के नाम पे हो रहे हैं। बलिया में जहाँ देखा जाता है कि हाँ, बलिया से चंद्रशेखर जी का बड़ा चेहरा रहा है, तो भृगुमुनि और मंगल पांडे जी की और चित्तू पांडे जी की धरती है ये। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ जो चुनाव ला के सपा ने, मेरे सहयोगी ने कहा है इस बात को, चुनाव फंसा दिया है। एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा, जिसके कैंडिडेट हैं नीरज शेखर जी, चंद्रशेखर जी के बेटे हैं, और मैं यूँ कहूँ कि अगर मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है, मेच्योर पॉलिटिशियन है। तो दूसरी तरफ सनातन पांडे जी हैं, जो मंत्री, मिनिस्टर और रह चुके हैं MLA। तो अब यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड जो खेला है, हालांकि बलिया में जात का कोई समीकरण नहीं होता, कोई जाति बहुत ज़्यादा इसका असर है, लेकिन इस चुनाव में काफ़ी देखा जा रहा है। लेकिन जिस हिसाब से वोट को खुल के आना चाहिए, खुल के वो नहीं आ रहा है। बसपा का जो बात कर रहे थे भाई, तो बसपा को बता दो, बसपा का कैडर वोट होता है, वो बसपा को ही मिलता है, चाहे जैसे भी मिले। अब आगे बात यहाँ होती है कि पहला चुनाव जो 2019 में हुआ था राष्ट्रीय मुद्दे पे, और जो लहर थी मोदी जी की, वो इस बार थोड़ी धीमी दिखाई दे रही है। और स्थानीय मुद्दे बलिया में बहुत ज़्यादा माने नहीं रखते, लेकिन जो पिछले साल का हीट वेव है और इस साल भी चुनाव इस गर्मी में, प्रचंड गर्मी में हो रही है, इसका भी कुछ कहीं ना कहीं कुछ असर होगा ज़रूर। लेकिन अब देखा वोटर्स की, जहाँ तब बात करें कि वोटर्स के रुझान अभी तक खुल के नहीं आए, क्योंकि न सपा के खुल रहे हैं, न भाजपा के तो ओपन है, जो भाजपा को वोट है वो तो होते ही हैं, लेकिन अभी तक जो विपक्षी पार्टी है इनके वोट खुल नहीं रहे हैं। तो इससे बड़ा असमंजस सा फंसा पड़ा है। अब रात साल कैंडिडेट इधर जाने की उधर जाने की बात होती है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बड़े बड़े चेहरे हैं। पंडित तिवारी जी हैं, तो उधर आनंद शुक्ला जी हैं, ये पहले से चेहरे बीजेपी के पास मौजूद हैं। तो अब कहने का मतलब ये कि सुंदर सिंह जी थे। बलिया का चुनाव एक नेक टू नेक फाइट कर सकते हैं, लेकिन वोटर्स खुल के नहीं आ रहा है, ये बहुत अजीब परिणाम की संदेश दे रहा है। जी, तो अब हम एक और अपने सहयोगी हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं इनसे। जी क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार पांडे। श्रवण जी, पूरा चुनाव हो गया, आपने इतना मेहनत किया, आप बहुत घूमे, क्या आपको दिखता है कि बलिया में किसका पलड़ा भारी है? जी बता दें अकेला जी कि बलिया जो हमने कवरेज किया उसमें यह पाया कि लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय फलाना है, लेकिन मैंने जो ये रीडिंग किया तो इसमें मुझे ये लगा कि ओबीसी जितने मतदाता हैं वो जिस पे गए, चाहे इंडिया गठबंधन पर गए हों या वो सत्ता पक्ष पर गए हों, कहीं न कहीं से यह पक्ष जो है भारी उस पलड़े को करेगा। कारण कि मतदाता ओबीसी इसमें अहम रोल कर रहा है, और उसमें अगर कहीं हमारे हरिजन भाई जो हैं, अगर इन्होंने उसमें थोड़ा भी अंदर कर गए बसपा छोड़ करके, तो निश्चित तौर पे है जिसको एक तरफा वोट दिए होंगे वो जीतेंगे, क्योंकि केवल क्षत्रिय ब्राह्मण के राजनीति पर यहाँ मतदाता की प्रत्याशी कोई भी जीत नहीं सकता है। लिहाजा इसमें कहीं ना कहीं से ओबीसी कैंडिडेट का मतदाताओं का कहीं ना कहीं रोल अहम है। लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण और इनसे कहीं, क्योंकि उनके मतदाता हमसे कहीं ना कहीं अधिक हैं, केवल एक विधानसभा को लेकर ब्राह्मण और क्षत्रिय को नहीं जीत सकते हैं, इसलिए ओबीसी और हरिजन दोनों का रोल अहम है। अब वो किधर घूमे हैं ये 4 तारीख को पता चले। लेकिन देखा जा रहा है कि बलिया है, बलिया लोकसभा क्षेत्र, इसमें पंडित का बाहुल्य है, और दूसरे नंबर पर ठाकुर हैं, तीसरे नंबर पर भूमिहार हैं। तो एक वो भी रोल हो सकता है, लेकिन ये तीनों के तीन जिताने हराने में बहुत अहम रोल होगा। तो आपको क्या लगता है? अच्छा आप बताइए, एक लोकसभा में 5 विधानसभा है, तो मान लीजिए कि एक बलिया विधानसभा में ब्राह्मण अधिक हो गए,
तो दूसरे विधानसभा में ओबीसी भी अधिक हो सकती है, तीसरे विधानसभा अल्पसंख्यक भी हो सकते हैं, चौथे में क्षत्रिय भी हो सकते हैं। तो हम एक को लेकर के हम उस पर जीत हासिल नहीं कर सकते हैं, जिसमें हम पांचों विधानसभा मिला करके जिस पे जो मतदाता, अगर पूरे आंकड़े को मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर बिरादरी कास्ट से अधिक ओबीसी का अहम रोल है। इसको लोग हल्के में ले रहे हैं। और ओबीसी मतदाता चाहे इंडिया गठबंधन की ओर मतदान किए हों या चाहे वो सत्ता पक्षियों की हों, कहीं ना कहीं से वो घातक करेगा ब्राह्मण, क्षत्रिय या जो अल्पसंख्यक, क्योंकि हम एक विधानसभा को लेकर नहीं लड़ रहे हैं, हम 5 विधानसभा को ले रहे हैं। अब पाँचों का रोल, पाँचों विधानसभा का रोल अहम है। ठीक है। अब एक और मेरे साथ सहयोगी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत किया है, पूरे चुनाव में बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत किया है। अब इनसे जानते हैं कि इनका एग्जिट पोल क्या कहता है। क्या नाम है? देखिए, सनंदन उपाध्याय मेरा नाम है। देखिए, कहीं ना कहीं चुनाव में सपा और भाजपा की लड़ाई है और ये पहले सपा का पलड़ा भारी था, लेकिन कहीं ना कहीं 40 वर्ष राजनीति में रहे नारद राय ने जब साथ छोड़ दिया सपा का और भाजपा के साथ चले गए, तो कहीं ना कहीं भाजपा से नीरज शेखर यहाँ मजबूत दिख रहे हैं। चूँकि आज मतदान हो गया है, अब परिणाम जब घोषित 4 तारीख को होगा तभी क्लियर होगा। ये कहना भी संकोच नहीं होगा, ये कहने में संकोच नहीं होगा कि बीजेपी थोड़ा बहुत भारी है, लेकिन जनता में कहीं ना कहीं सपा के कार्यकाल में हुए काम भी इस बार चर्चा में है। जैसे कि सपा के कार्यकाल में ट्रामा सेंटर बन गए, विश्वविद्यालय बन गए, जनेश्वर मिश्र सेतु बन गया। ये कहीं ना कहीं विकास जनता में भारी चर्चा का विषय बना हुआ है और जनता इस चर्चा को लेकर के सनातन पांडे को स्वीकार कर रही है। और बहुत सनातन पांडे मतलब एक तरह से कहा जाए तो जनता में चर्चा का माहौल बने हुए हैं, लेकिन नारद राय के भाजपा में जाने से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये हो रहा है कि भाई नीरज शेखर आगे जा सकते हैं। बलिया में अल्पसंख्यक समाज का भी एक तबका है। अल्पसंख्यक समाज क्या कहता है, हम इन महोदय से जानें। क्या अगले ही देखिए बता दें हम आपकी कि जहाँ तक अल्पसंख्यक की बात है, देखिए अल्पसंख्यक की ये पार्टी बात कर, ये पार्टी नाम लेके सत्ता में आती है और जो विपक्षी हैं वह नाम ना लेके सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो अभी बलिया में एटलीस्ट देखा जाए कि मुस्लिम बस्तियों में जिस हिसाब से भाजपा की सभाओं में भीड़ हुई है, भाजपा के कुछ नेता निकल के आके भाजपा के पक्ष में जो वोट मांगा है, और जो चंद्रशेखर जी के ज़माने के जो चंद्रशेखर जी से लोग जुड़े लोग हैं, वो कहते भाई हमें चंद्रशेखर परिवार से मतलब है, हमें और किसी से मतलब नहीं है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि मैं नीरज शेखर में चंद्रशेखर जी का प्रतिबिंब देखता हूँ। एक करीमुल्लाह साहब उन्होंने कहा मैं प्रतिबिंब उनका देखता हूँ। तो कहीं ना कहीं झुकाव कुछ परसेंट वोट जो है अल्पसंख्यक का नीरज जी पा ही रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ का मुस्लिम वोट भी नीरज शेखर को जा रहा है? हाँ, जब परसेंटेज आप तो नहीं कह सकते, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जा रहा है। जो चंद्रशेखर के लोग हैं, जो चंद्रशेखरवादी हैं और जिनको नीरज शेखर में चंद्रशेखर जी का स्वरूप दिखाई देता है, उनका तो वोट, वो फैमिली रिलेशन तो वो तो वोट जाएंगे ना, हमारे आपके कहने के मान के थोड़ी है। क्या लगता है आपको कि नारद राय की बीजेपी में आने से कितना फ़ायदा मिलेगा बीजेपी? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक वो कदावर नेता है और अपनी बिरादरी से लेकर के छोटे ज़मीनी नेता जो कहा इसको, कहीं ना कहीं से वो प्रभावित कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ब्राह्मणों का वोट किस तरफ आपको दिख रहा है? अभी तक तो शुरुआती दौर में देखा जाए तो सनातन पांडे की तरफ में बहुत ही ज़्यादा था, मान लीजिए रेशियो चला जाए 60-70 तक जा रहा था। लेकिन इधर 2-3 दिनों से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से 50-50 वाले रेशियो में फिर आ गया है। तो इसलिए कौन किधर जा रहा है अभी यह कहना अभी मुश्किल है। ये था बलिया के पत्रकारों का एग्जिट पोल। इनका कहना है कि बीजेपी पहले कमज़ोर थी, लेकिन नारद राय के आने से बीजेपी का कद भारी हो गया है, बीजेपी के वोट बढ़ गए हैं। अब 4 तारीख को देखना होगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है। ये रहा बलिया से पत्रकारों का एग्जिट पोल। अनिल अकेला, बलिया, यूपी तक।